Hello everyone, this is Govind sir. Welcome back to lecture number 6, continuation of magnetism chapter. Today we are going to discuss about magnetic material. तो 3 टाइप्स के मैग्नेटिक मटेरियल है जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे. तो वन इज डायामैग्नेटिक, सेकेंड इज पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, और जो सेकेंड मटेरियल है ये है पैरामैग्नेटिक, थर्ड वन इज द फेरोमैग्नेटिक. ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट. सो व्हेन यू सी डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, यू विल रियलाइज पैरा एंड फेरो आर ऑलमोस्ट showing similar property. So almost similar property. Why I am using the term almost similar property? Because जो पैरा का एक्टिविटी होगा फेरो का भी एक्टिविटी सेम होगा, बट पैरा विल डू सेम एक्टिविटी विद वेरी लेस इंटेंसिटी और लेस इफेक्ट, और जो फेरो होगा ना वही सेम एक्टिविटी करेगा विद द ग्रेटर इफेक्ट, है ना. फॉर एग्जाम्पल अगर कहीं पे पैरामैग्नेटिक का इंपैक्ट ना वीक है तो वहीं पे फेरोमैग्नेटिक का इंपैक्ट वैसा ही होगा, बट क्या होगा, स्ट्रांग होगा. इज दैट क्लियर? सो जो भी एक्टिविटी पैरा दिखाएगा इट विल नॉट बी मच इफेक्टिव, बट फेरोमैग्नेटिक वॉट एवर एक्टिविटी इज गोइंग टू शो विल बी वेरी इफेक्टिव एंड विल बी हाईली इफेक्टिव. अगर मान लो कि पैरामैग्नेटिक का सब्सटेंस या वैल्यू ना पॉजिटिव है ना, स्मॉल पॉजिटिव वैल्यू होगा, तो फेरोमैग्नेटिक का वैल्यू उसके लिए क्या होगा, लार्ज पॉजिटिव वैल्यू होगा. इज दैट क्लियर? सो इन दैट वे पैरा एंड फेरो विल बी सेम इन प्रॉपर्टी, और जो डायामैग्नेटिक होगा तो पैरा और फेरो की प्रॉपर्टी एक्जैक्टली अपोजिट होगी हर सेंस में. मान लो कि पैरा फेरो में कोई चीज अगर पॉजिटिव मिल रही है तो डाया में क्या होगा, नेगेटिव मिलेगा. लेकिन एक और होता है कि ये है ना, ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एक्टिविटी शो नहीं करेगा. वॉट एवर प्रॉपर्टी इट इज गोइंग टू शो, इट विल शो वेरी यू कैन से वीकली. ठीक है, या आप ना फीबली होता है, फीबली इन द सेंस वेरी लेस इफेक्टिव. अंडरस्टूड? सो यहां पे हम ना डायामैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक में वर्ड यूज करेंगे फीबली, और फेरोमैग्नेटिक में हम वर्ड यूज करेंगे स्ट्रांगली. ठीक है, तो फीबली और वीकली वॉट एवर यू वांट टू मेंशन आप अपने हिसाब से कर सकते हो, फीबली और वीकली. सो डायामैग्नेटिक की एक्टिविटी मोस्टली आपको फीबली और वीकली दिखाई देगी, पैरामैग्नेटिक की एक्टिविटी फीबली और वीकली दिखाई देगी. फेरोमैग्नेटिक विल शो द सेम इंपैक्ट वेरी स्ट्रांगली. ठीक है, अब क्या होता है ना, इन चीजों को समझने से पहले सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं कि डायामैग्नेटिक सब्सटेंस, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में होता क्या है. ठीक है, तो क्या होता है, सबसे पहला तो जो हमने अब तक लर्न किया है कि कोई भी अगर सब्सटेंस आप ले लेते हो तो एक जनरल सब्सटेंस अगर ले लिया ना, जनरल सब्सटेंस इफ यू आर टेकिंग, है ना, कोई स्पेसिफिक उसमें कंडीशन नहीं है. सो कोई भी सब्सटेंस ले लो, ये पैरा हो सकता है, फेरो हो सकता है, डाया हो सकता है, कोई भी सब्सटेंस है. बट मेनली अभी ना फेरो के लिए थोड़ा ना स्टोरी थोड़ी अलग हो जाती है. हम पैरा डाया के लिए इस मटेरियल को इमेजिन कर सकते हैं, ये जनरल कोई मटेरियल है तो उनमें ऐसा होता है ना, जो एटॉमिक डाइपोल मोमेंट होता है ना, एटॉमिक मतलब सिंगल एटम जो उनका होता है, दैट विल बी आल्सो हैविंग अ मैग्नेटिक फील्ड. सो उसको हम बोलेंगे एटॉमिक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट. उनका क्या कंडीशन होता है कि उनका जो अलाइनमेंट होता है ना, दैट इज रैंडम. मतलब अभी समझो कि फर्स्ट एटम का अलाइनमेंट इधर है, सेकंड का एटॉमिक डाइपोल मोमेंट इधर है, थर्ड का इधर है, फोर्थ का इधर है, फिफ्थ का इधर है, ठीक है, सिक्स का इधर है, सेवन का इधर है. ऐसे करके ना एन नंबर ऑफ एटॉमिक डाइपोल मोमेंट है. मतलब इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, मतलब यू कैन नॉट से कि कितने इसमें ये है, मतलब एटॉमिक डाइपोल है. तो समझो कि आप अगर कंसिडर करना है तो जैसे अगर आप नॉर्मली लेते हो ना, इन एटम 1 मीटर क्यूबिक वॉल्यूम के अंदर 10⁻29 फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. ठीक है, तो वैसे ही होता है कि अगर मान लो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से डाइपोल फॉर्मेशन हो, अगर मान लो ये सर्कुलेटिंग, एक सिंगल एटम आप कंसिडर करो ना, अगर सिंगल एटम में आप कंसिडर करो रिवॉल्विंग, एक सिंगल एटम में अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो दे आर फॉर्मिंग एटॉमिक दिस मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट. दे आर रैंडमली अलाइन, रैंडमली अलाइंड है. इसके वजह से जो नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है उनकी वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है. तो अब ये क्या कहते हैं ना कि अगर इसको ना मैं ना डाया के रिस्पेक्ट में देखूं, डाया मैग्नेटिक, और किसी चीज को मैं पैरा मैग्नेटिक के रिस्पेक्ट में देखूं, और इसी को मैं फेरो मैग्नेटिक के रिस्पेक्ट में देखूं, ठीक है, तो क्या होगा. तो अब इसको ना मैं थोड़े से छोटे स्केल में बना रहा हूं. ठीक है, मतलब वही सब्सटेंस है बट क्या है, स्पेस नहीं है तो मैं यहीं पे बना देता हूं जस्ट टू अंडरस्टैंड कि क्या होता रहेगा. ठीक है, अच्छा फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में ना इतना रेंडमली अलाइनमेंट तो नहीं होता है. ठीक है, बट अभी के लिए लेना जो ना, अभी जिनको ना दिमाग में ऐसा चल रहा होगा कि फेरोमैग्नेटिक में डोमेन वगैरह होगा, तो उनके लिए मैं बता देता हूं कि डोमेन आई विल डिस्कस. बट अभी फिलहाल के लिए आप इमेजिन कर लो कि क्या होता है कि अगर पैरा फेरो डाया तीनों को अगर मैं कंपेयर करूं तो क्या होगा. तो जो उनका एटॉमिक डाइपोल मोमेंट होगा ना, मतलब जो एन नंबर ऑफ एटॉमिक डाइपोल मोमेंट है, डायामैग्नेटिक में क्या होगा, मान लो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आपने इस डायरेक्शन में अप्लाई किया, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड वी हैव अप्लाइड इन ऑल 3 सब्सटेंसेस.
ठीक है, तीनों मटेरियल हमने अप्लाई कर दिया। तो इसमें जो एटॉमिक डाइपोल मोमेंट होगा उनका अलाइनमेंट होगा इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू एक्सटर्नल फील्ड, इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू एक्सटर्नल फील्ड। और बाकी जो रैंडम पे जो अलाइनमेंट है ना वो तो रहेगा ही, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। लेकिन ना काफी सारे ना मतलब देखोगे आपको अलाइनमेंट नहीं दिखेगा ऐसा, तो सम अलाइनमेंट यू फाइंड आउट इन द डायरेक्शन ऑफ व्हाट, इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, अब ये जो अलाइनमेंट थोड़ा बहुत हुआ उसकी वजह से क्या होता है, मैग्नेटिज्म जनरेट होगा, इट विल गेट मैग्नेटाइज, बट मैग्नेटाइज किस डायरेक्शन होगा, ऑपोजिट। समझो इनका अलाइनमेंट ही ऑपोजिट डायरेक्शन है, तो जो एटॉमिक डाइपोल मोमेंट है उनका मैग्नेटिक फील्ड ऑपोजिट डायरेक्शन में, इसका मैग्नेटिक फील्ड ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो क्या हो जाता है बेसिकली इनका जो मैग्नेटाइजेशन इस पैटर्न में होता है कि इट विल शो रिपल्सिव प्रॉपर्टी विद दिस वन। ये ऑपोजिट अलाइनमेंट की वजह से क्या होगा, विल बी रिपेल्ड बाय मैग्नेट, विल बी रिपेल्ड बाय मैग्नेट, है ना। मैग्नेट उसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, बट कैसे रिपेल करेगा, फीबली, जैसा मैंने यहां पे वर्ड यूज किया था फीबली, मतलब बहुत वीक। इसके अंदर मैग्नेटाइजेशन जो होगा ना वो बहुत वीक होगा। एक और पॉइंट होता है कि इसको मैग्नेटाइज करने के लिए थोड़ा बहुत मैग्नेटिक फील्ड देके आप उसको मैग्नेटाइज नहीं कर सकते, यू नीड वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा तभी ये मैग्नेटाइज होगा, अदरवाइज डायमैग्नेटिक को आप मैग्नेटाइज नहीं कर सकते हो, अंडरस्टूड। मैग्नेटाइजेशन उसका जो एटॉमिक डाइपोल मोमेंट का जो अलाइनमेंट होगा दैट विल बी इन द ऑपोजिट डायरेक्शन टू एक्सटर्नल दिस मैग्नेटिक फील्ड। पैरा मैग्नेटिक में क्या होगा, इसमें भी अलाइनमेंट होगा, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होगा। बाकी जो रैंडम वाला है तो काफी सारे रैंडमली तो ओरिएंटेड रहेंगे, बट मोस्ट ऑफ आप देखोगे तो आपको दिखेगा कि उस डायरेक्शन में है, बट मोस्ट ऑफ इन द सेंस इसमें भी क्या होगा, विल बी अट्रैक्टेड, ये क्या होगा, विल बी अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट, ये लेकिन क्या होगा, ये भी होगा फीबली, है ना। अब जैसा हमने बताया जो पैरा का प्रॉपर्टी होगा फेरो का प्रॉपर्टी सेम होगा, बट वही बहुत इफेक्टिवली करेगा। तो फेरो में क्या होता है, फेरो में यू फाइंड आउट ऑलमोस्ट ऑल मैग्नेटिक डाइपोल, एटॉमिक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट विल गेट अलाइन इन द सेम डायरेक्शन। सो ये क्या होगा, विल बी अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट। कैसे अट्रैक्ट होगा, स्ट्रांगली, क्लियर, ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए। अब मैं फेरो पे थोड़ा सा हाईलाइट कर दो। फेरो मैग्नेटिक में क्या होता है कि जैसे ना नॉर्मल कंडीशन में ना व्हेन यू आर नॉट पुट अंडर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एंड ऑल, तो क्या होता है इस केस में जो ना मैग्नेटाइजेशन ऑलरेडी जीरो है, करेक्ट, नेट मैग्नेटाइजेशन मोमेंट जीरो है। फेरो में भी जीरो होता है, समझ में आ रहा है, फेरो में भी जीरो हो सकता है, लेकिन एक छोटा सा उसमें कंडीशन होता है। कंडीशन क्या होता है कि इनका ना एक पर्टिकुलर रीजन होता है, मतलब मैक्सिमम रीजन विल शो कि उनके मोस्ट ऑफ डोमेन्स ना एक ही फॉर्मेट में जा रहे हैं, मोस्ट ऑफ डोमेन्स उनके जो है ना वो एक ही फॉर्मेट में जा रहे हैं। जैसे अभी ये देख लो, तो क्या होगा ना, ये जो ईच रीजन है डोमेन है, क्यों डोमेन इनको बोलते हैं, तो डोमेन इज अ रीजन वेयर द एटॉमिक डाइपोल, मोस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एटॉमिक डाइपोल्स, लार्ज नंबर ऑफ एटॉमिक मैग्नेटिक डाइपोल्स आर अलाइन इन द सेम डायरेक्शन। और इसमें कितने एटम्स होते हैं, 10⁻11 एटम्स होते हैं अप्रॉक्स। इतने एटम्स एक डोमेन के अंदर होता है, इतने एटम्स एक डायरेक्शन में अलाइन हो गए और वो अपना खुद का एटॉमिक डाइपोल मोमेंट या उनका खुद का डाइपोल मोमेंट क्रिएट करते हैं। बट क्या होता है, इनका रिजल्टेंट जो नेट डाइपोल मोमेंट, इनका भी क्या होगा, इनका भी नेट डाइपोल मोमेंट जीरो होगा। अगर ना वो कभी मैग्नेटाइज नहीं हुआ रहेगा तब, अगर समझो ये प्योर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, कभी भी इंटरेक्ट नहीं हुआ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से, तब ये क्राइटेरिया होगा। समझो ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, ठीक है, ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एक्जैक्टली अपोजिट हो जाएंगे जैसा आपको मिला था उसके, ठीक है, और ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या हो गया, अपवर्ड डायरेक्शन हो गया। तो जो नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। अब अगर मान लो ना इन्होंने बोला कि अगर ये वीक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आप मैग्नेटाइज कर दो, वीक मैग्नेटिक फील्ड, अब इसको आपने वीक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया, मतलब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा ना आपने, यहाँ पे स्ट्रांगली अट्रैक्टेड, विल बी अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट स्ट्रांगली। मान लो अगर मैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को ना वीक मैग्नेटिक फील्ड में रख देता हूं, मैं यहीं पे बाद में करूंगा, जो बी का वैल्यू है ना पॉजिटिव है, ग्रेटर देन जीरो है, बट ये क्या है, स्मॉल है, जिसका मतलब आप समझ लो कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो है वो वीक है, ठीक है। अब यहां पे जो क्राइटेरिया है ना हम वैसे ही ले लेते हैं, ठीक है। अब देखो यहां पे ना स्ट्रक्चर में क्या चेंज होगा, उस फॉर्मेट को आप जरा एनालाइज करने की कोशिश करो, ठीक है। अब देखो यहां पे ये डाइपोल मोमेंट हो गया, ये मान लो डाउनवर्ड जा रहा ही होगा, ये अपवर्ड जा रहा होगा, और ये दिख रहा है आपको। अब अगर ध्यान से रियलाइज करोगे तो यू विल कम टू नो कि मोस्ट ऑफ एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, बट ये जो पर्टिकुलर पार्ट है ना जो उस डायरेक्शन में आ रहा है, ये दूसरी डायरेक्शन में आ रहा है, ये दूसरी डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब पूरे का पूरा पार्ट ना उस डायरेक्शन में नहीं जा रहा है। इज दैट क्लियर?
मतलब मोस्ट ऑफ पार्ट हो गया, अभी वो ना इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अलाइन हो गया, मतलब अब ये क्या होगा, मैग्नेटाइज होगा, बट इट विल नॉट बी मैग्नेटाइज वेरी इफेक्टिवली। ठीक है, बस बोलने का ये मतलब है कि मैक्सिमम पोर्शन जो होगा ना वो क्या करेंगे, कैंसिल ईच अदर, सम पोर्शन ऑफ दैट विल स्टार्ट शोइंग मैग्नेटिज्म। अब क्या होता है कि अगर मान लो कि ये हाईली मैग्नेटाइज हो गया है ना, मान लो मैं इसी डायग्राम में मॉडिफाई कर देता हूं, इफ बी इज वेरी हाई है ना, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बहुत हाई हो गई और ना उसका डायरेक्शन ये हो गया, तो क्या होगा, जितने भी डाइपोल हैं, मतलब ईच डोमेन का डाइपोल मोमेंट और इस डोमेन का जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा दैट विल गेट अलाइन इन द सेम डायरेक्शन। तो पूरे डोमेन का जो है डाइपोल मोमेंट या मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है दैट विल गेट अलाइन इन द सेम डायरेक्शन और इट विल स्टार्ट शोइंग अ ग्रेटर अमाउंट ऑफ मैग्नेटिज्म और इसका मैग्नेटाइजेशन बहुत हाई दिखता है आपको। ठीक है, अब ये क्या बोल रहे हैं कि आप ना मटेरियल्स ले लो, उसको अलग अलग एक्टिविटीज करके देखो कि क्या होता है। मैंने यहाँ पे डायग्राम्स बनाया जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड। तो ये क्या कह रहे हैं ना, आप एक ना रॉड ले लो, ये यहाँ पे एक फ्रीली सस्पेंड कर दो, तो ये मैंने सपोर्ट लिया, एक फ्रीली सस्पेंड कर दिया, तो जब आप ना ये यहाँ पे नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये हो गया फॉर एग्जांपल। अब ये क्या बोल रहे हैं, जब ऐसे टाइम पे आप ना डायमैग्नेटिक, यहाँ पे मैंने डायमैग्नेटिक ले लिया, ये जो रीजन है ये डायमैग्नेटिक ले लेता हूं मैं, डायमैग्नेटिक, फिर यहां पे मैं पैरा और फेरो ना, पैरा और फेरो, क्लियर। तो डायमैग्नेटिक में क्या होगा कि व्हेन diamagnetic rods are freely suspended in external magnetic field or in between magnetic poles, तो ये क्या करता है, it will align itself perpendicular, it will align itself perpendicular to magnetic field, जो परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड उससे परपेंडिकुलर होगा। मतलब समझ लो कि अगर ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा होता, तो ये अगर डायमैग्नेटिक रॉड होता तो ये खुद को ऐसे सेट करता, मतलब यहां पे देखो ये नॉर्थ पोल यहां पे है और साउथ पोल यहां पे ऐसे, तो ये जो है उसको परपेंडिकुलर क्या करेगा, अपने आप को एडजस्ट करेगा, इट विल अलाइन इटसेल्फ परपेंडिकुलर टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, ये अलाइन कैसे करेगा, इट विल अलाइन इटसेल्फ वेरी स्लोली, है ना, एकदम आराम से अलाइन करता है वो, कोई घाई नहीं है, मतलब आपने रखा ये ऐसे ऐसे मूव कर रहा होगा, ठीक है, वो आराम से होते 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 एकदम एकदम आराम से ऐसे, अंडरस्टूड। आप नॉर्मल ना कभी देखो मैग्नेटिक कंपास को आप कहीं रखो तो वो ना मूव करते हुए वेरी क्विकली वो वापस से नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में आके क्या होगा, स्टेशनरी हो जाएगा। बट ये क्या होगा, ये मूव कर रहा है, मूव करते 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 क्या होगा, परपेंडिकुलर टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अलाइन होगा बट स्लोली, है ना, इतना कोई फास्ट रिस्पॉन्स देने की जरूरत नहीं है उसको, ऐसा है कंडीशन। तो अब इस कंडीशन में क्या होता है कि अगर मान लो यहां पे आपने फ्रीली सस्पेंडेड रॉड कंसिडर किया, तो जब अगर यहां पे पैरा मैग्नेटिक रॉड होगा तो इट विल अलाइन इटसेल्फ इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये नॉर्थ ले लिया हमने, ये साउथ ले लिया, तो ये है अलाइनमेंट का डायरेक्शन और ये हो गया एक्सटर्नल फील्ड का डायरेक्शन, करेक्ट। ये कैसे अलाइन करेगा, पैरा विल अलाइन इटसेल्फ स्लोली, ठीक है, और अगर ये फेरो करेगा तो क्या करेगा, फेरो क्विकली, अंडरस्टूड। तो पहला पॉइंट क्लियर होना चाहिए हमारा कि व्हेन अ फ्रीली सस्पेंडेड रॉड, व्हेन अ फ्रीली सस्पेंडेड डायमैग्नेटिक रॉड इज पुट इन बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड, then that rod will align itself in the direction perpendicular to external field. पैरा में क्या होगा, it will align itself in the direction of external magnetic field but slowly. Dia will be also slowly, but फेरो क्या करेगा, it will do the same activity very quickly. एक और चीज होता है कि अब इन बेसिस पे ना मैं क्या कंक्लूजन निकाल सकता हूं ना, तो यहां पे हमने ये सारी चीजें बातें डिस्कस की, तो ये क्या बता रहा है कि diamagnetic substance can be magnetized weakly. Diamagnetic substance can be magnetized weakly. कैसे होगा, इन द डायरेक्शन ऑपोजिट। ये जो मैग्नेटाइजेशन कौन सा डायरेक्शन होगा, समझो अगर इसके अंदर मैग्नेटाइजेशन जो जनरेट हुआ तो मैग्नेटाइजेशन का डायरेक्शन क्या होगा, ये होगा, ये है मैग्नेटाइजेशन, इट्स अ डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटाइजेशन। अगर वेक्टोरियल फॉर्म में मैं कंसीडर तो मैग्नेटाइजेशन मतलब इस तरीके से, इसमें भी मैग्नेटाइजेशन, इसका मैग्नेटाइजेशन क्या होगा, इट विल गेट मैग्नेटाइज्ड इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, एंड दिस वन विल गेट मैग्नेटाइज्ड इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो यू मेंशन द मैग्नेटिक मटेरियल which will get weakly magnetized in the direction opposite to direction of external magnetic field. जो external magnetic field के opposite direction में मैग्नेटाइज होगा उसको डायमैग्नेटिक सब्सटेंस बोलेंगे, वीकली ये मैग्नेटाइज होना चाहिए। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होगा, सब्सटेंस which will get magnetized in the direction of external magnetic field and that too weakly, which will get magnetized weakly in the direction of external magnetic field is called as the paramagnetic. Ferromagnetic क्या होगा, the magnetic material which is strongly magnetized in the direction of external magnetic field, तो उनको हम बोलेंगे फेरोमैग्नेटिक।
तो ये 2 पॉइंट क्लियर हो गया जो परपेंडिकुलर है, ये तो कंपैरिजन के लिए आता है तो आप बता सकते हो। अब क्या होता है, इनको आपने रख दिया मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। व्हेन यू कीप इट इन अ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल इंसिडेंट ऑन दिस, नो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल ट्राई टू पास थ्रू दिस। तो अगर मान लो कि मैंने इसको ले लिया, ये डाया है, ये क्या है, पैरा है, ये पैरा है, ठीक है। ये जो डायग्राम मैंने बनाया किसके लिए, फेरो के लिए, ठीक है, और ये किसके लिए है, ये डाया के लिए, है ना। तो क्या होता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ना, उनको रिपल्सिव प्रॉपर्टी दिखाना है ना, मतलब दिस मटेरियल इज गोइंग टू रिपेल, दिस इज रिपेल बाय द मैग्नेट। तो अगर ये मैग्नेट से रिपेल हो रहा है, मतलब नो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अपने अंदर से अलाउ नहीं करेगा। तो आप बता सकते हो व्हेन डायमैग्नेटिक सब्सटेंस इज केप्ट इन मैग्नेटिक फील्ड, व्हेन डायमैग्नेटिक सब्सटेंस और डायमैग्नेटिक मटेरियल इज केप्ट इन मैग्नेटिक फील्ड, देन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट प्रीफर टू पास थ्रू डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो अब अगर मान लो कि एक मैंने लाइन इसके अंदर से ड्रॉ कर दी, जो बाकी लाइंस कैसे ड्रॉ करोगे, डू नॉट प्रीफर टू पास थ्रू सब्सटेंस, तो ये मैग्नेटिक लाइंस आप ऐसे ड्रॉ करोगे। कई बार आपको ऐसा अगर आपको दिख रहा है डायग्राम तो आपको समझ लेना दे आर टॉकिंग अबाउट द डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। अगर पैरा होगा तो क्या होगा, प्रीफर टू पास थ्रू पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, डू नॉट प्रीफर टू पास थ्रू डायमैग्नेटिक बट प्रीफर टू पास थ्रू पैरामैग्नेटिक। अब देखो इसके लिए जब आप डायग्राम बना रहे हो ना, देखो ये मटेरियल के अंदर से है, बट एक और चीज है आपको एकदम क्लियर बताने के लिए, कुछ आपको लाइंस बनानी पड़ेगी जो मटेरियल के अंदर से पास नहीं होगा, समझ आ रहा है। इट विल प्रीफर टू पास थ्रू, है ना, प्रीफर टू पास थ्रू मटेरियल, फील्ड लाइंस विल प्रीफर टू पास थ्रू मटेरियल, बट पूरे फील्ड लाइंस पास हो ऐसा नहीं है, इट इज अट्रैक्टेड, यू कैन सी फील्ड लाइंस आर बेंडिंग टुवर्ड्स द मटेरियल, अंडरस्टूड। जो फेरोमैग्नेटिक होता है, फेरोमैग्नेटिक में क्या होगा कि इट विल ऑल्सो ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल प्रीफर टू पास थ्रू मटेरियल एंड ऑल फील्ड लाइंस विल पास थ्रू मटेरियल ओनली, समझ में आ रहा है, ऑल फील्ड लाइंस विल पास थ्रू मटेरियल। तो पैरा का और फेरो का जब डायग्राम आप देखते हो इस कंडीशन के लिए, तो आपको समझना है कि ना पैरा में क्या होगा, 1 और 2 लाइंस विल नॉट बी पासिंग थ्रू मटेरियल, बट इसमें क्या होगा, सारे लाइंस मटेरियल से पास होंगे। तो कभी कभी बहुत कंफ्यूजन हो जाता है कि ये पैरा है या फेरो, जैसा भी है ना, ये डायग्राम दिया, तो ये डाया है तो क्लियर है, इसको हम पैरा ले या फेरो ले, अगर सारे लाइंस आ रहे हैं तो फेरो होगा, अगर कुछ लाइंस ना मटेरियल के अंदर से पास नहीं हो पा रहा है तो वो क्या होगा, पैरा होगा। दैट पॉइंट शुड बी वेरी क्लियर टू अस, ठीक है। अब हम आ जाते हैं मेन पॉइंट्स पे। मेन पॉइंट्स इन द सेंस ना जो टेक्निकल टर्म्स है, तो देखो अभी ना पैरा फेरो डाया हमने लिया है तो उन्हीं टर्म में ही हमको चलना है। तो लेट्स सी कि क्या क्राइटेरियाज होते हैं। ये क्या कह रहे हैं कि अगर आपने यहां पे ले लिया डाया, ठीक है, डाया मैग्नेटिक, यहां पे हमने ले लिया है पैरा मैग्नेटिक, और यहां पे हमने क्या ले लिया है, फेरो मैग्नेटिक, ठीक है। सो अब ये क्या कह रहे हैं कि जैसे कि अभी देखो इसके ऊपर आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक इंसिडेंट कराया, वो मैग्नेटाइज होगा, मैग्नेटाइज होने के बाद देखो पॉइंट क्या है, द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द मटेरियल, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द मटेरियल, जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द मटेरियल होगा ना, दैट विल बी व्हाट, लेस देन द मैग्नेटिक इंटेंसिटी। मतलब तो सोलेनॉइड अगर आपको याद होगा, सोलेनॉइड है ना, सोलेनॉइड है, उसके अंदर हमने करंट फ्लो कराया तो क्या होगा, इंटेंसिटी में कन्वर्ट होगा, बिकॉज एक्स का वैल्यू होगा n इंटू आई, ठीक है। और वो क्या होगा, अगर आपको पता सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट n इंटू आई, तो एक्चुअली ये था म्यू नॉट इंटू एच, मतलब सोलेनॉइड विल बिहेव एज अ मैग्नेट, एक हिसाब से देखे तो उसका मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर जो हमने सॉफ्ट आयरन रॉड डाला था उसके ऊपर इंसिडेंट होगा। अब ये सॉफ्ट आयरन रॉड में क्या मैग्नेटिज्म जनरेट हो रहा था, हमको उसके टर्म में बताना है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड ये सॉफ्ट आयरन के अंदर इंड्यूस हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड विच इज इंड्यूसिंग इन दिस सॉफ्ट आयरन रॉड, वो इस इंटेंसिटी से क्या होगा, कम होगा, वो डायमैग्नेटिक है, तो डायमैग्नेटिक में कम होगा। तो अभी देखो ना ये क्या होगा, therefore B अपॉन H इज लेस देन व्हाट 1। B अपॉन H की वैल्यू क्या होती है, ठीक है, B अपॉन H की वैल्यू होती है म्यू, क्योंकि ना अगर आपको ना वो डेरिवेशन अगर याद होगा तो डेरिवेशन का जो एंड था वो क्या था, B इज इक्वल टू म्यू H था, तो म्यू इज व्हाट, परमेबिलिटी ऑफ मटेरियल, तो इसका मतलब म्यू का वैल्यू इज लेस देन 1। तो ये क्या इंडिकेट करता है, इस केस में क्या होगा, परमेबिलिटी ऑफ सब्सटेंस विल बी लेस देन 1, permeability of material, magnetic material will be less than 1, material will be less than 1, is that clear? अब हम ना दूसरे पॉइंट पे आते हैं। पैरा में क्या होता है, पैरा में होता है B का वैल्यू जो होता है ना, दैट इज व्हाट, मैग्नेटिक फील्ड inside the material, magnetic field inside the material is greater than magnetic intensity, because of which it has turned to magnet। तो यहां पे क्या होगा, B upon H is not greater than 1, तो यहां पे क्या होगा, म्यू का वैल्यू is greater than 1, तो you can say permeability of material is more than 1, permeability of material will be more than 1। अच्छा यहां पे लेस देन 1 लिखना है मुझे, लेस देन 1,
मोर देन 1, ठीक है। अभी क्या हो गया, तो ये क्या हो गया ना, इस हिसाब से देखेंगे कंपेरेटिवली अगर आप ले रहे हो तो ये लेस देन 1 हो गया ना, वेरी स्मॉल वैल्यू, ये मोर देन 1 हो गया, ये भी स्मॉल क्वांटिटी ही होगा, समझ आ रहा है। लेकिन क्या हो गया, फेरो में अगर लोगे तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड होता है दैट इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एच, मतलब मैग्नेटिक इंटेंसिटी जो आपने प्रोवाइड किया, मैग्नेटिक वो प्रॉपर्टी ऐसा मटेरियल का ना उसने ग्रेटर अमाउंट ऑफ मैग्नेटिज्म एक्वायर कर लिया, मतलब व्हाटएवर, ये बिल्कुल वैसा ही है ना कि समवन टॉट यू, जितना उस बंदे ने आपको कॉन्सेप्ट टीच किया आप उससे ज्यादा लर्न कर गए, मतलब आप इतने स्मार्ट हो गए, आपसे ज्यादा लर्न कर गए, मतलब फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो यहां पे क्या होगा, ये बी अपॉन एच इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 1, यहां पे जो परमिबिलिटी ऑफ मटेरियल होगा दैट इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 1, इज दैट क्लियर। सो परमिबिलिटी ऑफ मटेरियल विल बी वेरी वेरी ग्रेटर देन 1, दैट यू कैन मेंशन। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, तो नेक्स्ट पॉइंट के लिए अगर आपको लेना है, अच्छा ये क्या बोले ना, मैग्नेटाइजेशन वगैरह अगर आप लेते हो तो मैग्नेटाइजेशन के टर्म में अगर लेना है तो ये क्या कर रहे हैं, मैग्नेटाइजेशन का क्या होता है, इसमें जो मैग्नेटाइजेशन होता है ना, इसमें मैग्नेटाइजेशन वेरी स्मॉल, mz इज वेरी स्मॉल, मैग्नेटाइजेशन इज वेरी स्मॉल एंड नेगेटिव, वेरी स्मॉल एंड नेगेटिव, मतलब mz में नेगेटिव होगा। mz नेगेटिव होने का मतलब ये होगा कि ये रिपल्सिव प्रॉपर्टी दिखाएगा मैग्नेट के साथ में, अगर mz नेगेटिव नहीं होता तो अट्रैक्ट करता, बट नेगेटिव प्रॉपर्टी होने की वजह से ही, नेगेटिव होने की वजह से ही वो रिपेल करेगा। अब पहला क्या होता है, mz इज वेरी स्मॉल, mz इज वेरी स्मॉल एंड पॉजिटिव, वेरी स्मॉल एंड पॉजिटिव, ठीक है। और जो फेरो होता है ना, फेरो में क्या होगा, mz इज वेरी लार्ज एंड पॉजिटिव, इज वेरी लार्ज एंड पॉजिटिव, या उसको आप उल्टा भी लिख सकते हो कि मैग्नेटाइजेशन इज नेगेटिव एंड वेरी स्मॉल, मैग्नेटाइजेशन इज पॉजिटिव एंड वेरी स्मॉल, मैग्नेटाइजेशन इज पॉजिटिव एंड वेरी लार्ज, यू कैन राइट इन दैट वे आल्सो। अब ये क्या कह रहे हैं कि अब हम इसको ना समझने की कोशिश करते हैं इन टर्म्स ऑफ परमिबिलिटी, रिलेटिव परमिबिलिटी, रिलेटिव परमिबिलिटी के हिसाब से अगर आप देखो, रिलेटिव परमिबिलिटी या ससेप्टिबिलिटी के टर्म में पहले देख लेते हैं। ससेप्टिबिलिटी का क्या क्राइटेरिया है, ससेप्टिबिलिटी इज द मैग्नेटाइजेशन अपॉन व्हाट, मैग्नेटिक इंटेंसिटी और मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी, करेक्ट। तो अगर ये नेगेटिव होगा तो इट हैज टू बी नेगेटिव एंड वेरी स्मॉल, तो देयरफॉर ससेप्टिबिलिटी इज नेगेटिव एंड वेरी स्मॉल, क्लियर। तो ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव ही रिप्रेजेंट करता है कि वो उसको रिपेल करेगा, बाद में मैग्नेट के साथ में रिपल्सिव प्रॉपर्टी दिखाएगा। यहां पे क्या होगा, ससेप्टिबिलिटी इज व्हाट, पॉजिटिव एंड इट इज आल्सो व्हाट, वेरी स्मॉल, ठीक है। देखो जो अट्रैक्ट करेगा ना ससेप्टिबिलिटी की वजह से, देखो क्या हो रहा है, ससेप्टिबिलिटी पॉजिटिव है, मैग्नेटाइजेशन पॉजिटिव है तो अट्रैक्ट करेंगे, बट स्मॉल है तो लेस अट्रैक्टिव नेचर होगा, बट अगर नेगेटिव होंगे तो रिपल्सिव प्रॉपर्टी दिखाएगा। अब वो डायमैग्नेटिक में क्या होता है, वेरी स्मॉल क्वांटिटी ही मिलेगी आपको, तो ये रिपल्सिव प्रॉपर्टी दिखाएगा बट वेरी वीक होगा। अब यहां पे देखो इस केस में क्या होगा, x इज पॉजिटिव, ससेप्टिबिलिटी इज पॉजिटिव, सॉरी नॉट x, ससेप्टिबिलिटी इज पॉजिटिव एंड वेरी लार्ज, ठीक है। ये पॉजिटिव भी होगा और लार्ज भी होगा, बात समझ में आ रही है। तो इस बेसिस पे भी हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि मटेरियल हमारा कैसा होगा। तो कभी कभी ना वैल्यूज दिया होता है, वैल्यूज के बेसिस पे आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि ये मटेरियल क्या है, ये पॉजिटिव, ये डायामैग्नेटिक होगा, फेरोमैग्नेटिक होगा, या यू कैन से पैरामैग्नेटिक होगा। लाइक उन्होंने वैल्यू दिया ना -2 अगर ससेप्टिबिलिटी है तो -2 ससेप्टिबिलिटी इन द सेंस डाया हो गया। अगर मान लो वैल्यू ना आपको 1.67 ऐसा कुछ आ रहा है तो वो क्या होगा, पैरा होगा, बट आपको वैल्यूज ना 100, 200, 300, 400, 1000 में आ रहा है तो वो फेरो हो सकता है। मतलब वैल्यूज के हिसाब से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, मतलब पॉजिटिव हो वेरी लार्ज हो, पॉजिटिव वेरी स्मॉल हो, नेगेटिव हो और वेरी स्मॉल, तो उस हिसाब से आप इसको आइडेंटिफाई करोगे, ठीक है। अब इसके बाद एक टर्म है ना रिलेटिव परमिबिलिटी का, तो रिलेटिव परमिबिलिटी को भी देख लेते हैं। तो देखो आपने इसके पहले बताया ना कि जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द मटेरियल इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ये इंटेंसिटी ना, मतलब जब ना B की वैल्यू ना ग्रेटर होगा H के तक, B की वैल्यू लेस देन, ये डाया के लिए, सॉरी दिस इज द डाया, B का वैल्यू लेस देन H, तो ऐसे केस में ना म्यू का वैल्यू लेस देन म्यू नॉट, मतलब ना जो मटेरियल का परमिबिलिटी होगा फ्री स्पेस के परमिबिलिटी से क्या होगा, कम होगा। बट अगर मान लो यहां पे B का वैल्यू इज ग्रेटर देन H तो क्या होगा, म्यू का वैल्यू भी ग्रेटर देन म्यू नॉट। बट अगर मान लो B का वैल्यू इज वेरी वेरी ग्रेटर देन H तो क्या होगा, म्यू का वैल्यू इज वेरी वेरी ग्रेटर देन म्यू नॉट, ठीक है। अब इस म्यू अपन म्यू नॉट ले सकते हैं हम लोग, लेस देन 1, तो ये क्या है, रिलेटिव परमिबिलिटी। रिलेटिव परमिबिलिटी क्या है, लेस देन 1, करेक्ट। यहां पे क्या है, म्यू अपॉन म्यू नॉट, रिलेटिव परमिबिलिटी यहां पे क्या होगा, मोर देन 1, है ना, ठीक है। यहां पे क्या होगा, म्यू अपॉन म्यू नॉट, ठीक है, ग्रेटर वेरी वेरी ग्रेटर देन 1,
तो म्यू अपॉन म्यू नॉट वेरी वेरी ग्रेटर देन 1। इज दैट क्लियर? ये किसकी वैल्यू है? रिलेटिव परमिबिलिटी की वैल्यू हो जाएगी। आई होप ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अब हमें ना कुछ चीजें डिस्कस करी, जैसे अभी यहां पे ये इन्होंने क्या बोला कि एक ना वॉच ग्लास ले लो आप, यू टेक अ वॉच ग्लास, ठीक है, और हमने सेम वॉच ग्लास को हमने दोनों जगह पे रखा है। एक केस में क्या है कि जो पोल्स है ना वो बहुत क्लोजली है और एक में क्या है फार अवे। तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? आप इसके अंदर पाउडर फॉर्म में क्या करोगे, यहां पे डायमैग्नेटिक सब्सटेंस डाला आपने, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, तो व्हाट इज आपने डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की प्रॉपर्टी क्या है? रिपेल करने की ना। तो ये देखो बहुत क्लोज है, वेरी क्लोज है, वेरी क्लोज होगा तो क्या होगा, ये यहां पे नहीं, सब पूरे ना रिपेल होकर यहां पे आ जाएंगे, जो उनका कलेक्शन होगा ऐसा होगा। तो ये कुछ इस तरह का पैटर्न आपको बनेगा, समझ आ रहा है? क्यों? क्योंकि ना ये वेरी क्लोज टू पोल ना, ये फील्ड के अंदर ना कोई भी आपको या बहुत कम अमाउंट ऑफ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस मिलेगा। लेकिन जब ये ऐसा कंडीशन हो जाता है तो क्या होगा, ये पोल से उसको रिपेल करेंगे, तो अब ये ना इस तरीके से पैटर्न फॉर्म करेगा। मतलब कि जितने भी है ना मैग्नेटिक फील्ड से अवे, जितने भी डायमैग्नेट है मैग्नेटिक फील्ड से अवे, मतलब नॉर्थ पोल से अवे, साउथ पोल से अवे। यहां पे क्या होगा कि यहां पे भी नॉर्थ पोल साउथ पोल से अवे, क्योंकि इसके बीच में फील्ड क्रिएट होगा, तो उससे अवे का मतलब इस साइड में जाएंगे, इस साइड में जाएंगे। ये डायमैग्नेटिक के लिए, ठीक है। और अगर मान लो ना आप यहां पे ले रहे हो पैरा और फेरो के लिए, तो पैरा एंड फेरो के लिए क्या होगा कि अगर ये बहुत क्लोज है तो क्लोज वाले में क्या होगा कि ये पूरा कलेक्शन है यहाँ सेंटर के पास में होगा, बराबर, और अदर एंड पे क्या होगा, बहुत कम होगा। लेकिन जब ना ये इस तरह से होगा ना, यू आर टेकिंग दिस मैग्नेट्स अवे, तो क्या होगा, जो पोल्स होंगे वो अट्रैक्ट कर लेंगे, सेंटर में बहुत कम बचेगा। तो ऐसा, तो अब क्या होता है फेरो एंड डाया में, क्या फेरो एंड पैरा में, फेरो एंड पैरा, फेरो एंड पैरा में क्या फर्क होगा कि यहाँ पे जो कलेक्शन होगा कम होगा और इन जगहों पे, बट फेरो में क्या होगा, कलेक्शन बहुत ज्यादा होगा। समझ में आ रहा है? तो ये कंडीशन हो गई, ये किसके लिए, डाया के लिए होगा, ये किसके लिए, पैरा और फेरो के लिए होगा। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे ना इस जगह पे क्या होगा, नहीं होगा, क्योंकि रिपेल करेंगे ना, मैग्नेट्स विल रिपेल द डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो यहाँ पे भी मैग्नेट विल रिपेल करके करेंगे तो इधर अंदर की तरफ आएगा, दूसरा ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे होगा अट्रैक्ट करेंगे, तो जो बाहर के मैग्नेटिक मटेरियल है उसको अट्रैक्ट कर लेगा वो पैरा के, और यहाँ पे होगा ये पोल से अट्रैक्ट करेंगे तो अपनी तरफ खींच लेंगे। तो ये उस तरीके से कंडीशन होगा। एक और कंडीशन है इन्होंने लिया ना कि अगर आप यू शेप का, अगर आपके पास है कोई कंटेनर, यू शेप का कोई कंटेनर है, बराबर, तो अब बोल रहे इसके अंदर ना आप लिक्विड फॉर्म में फिल कर दो, लिक्विड फॉर्म में बना के इनको फिल कर दो। तो अगर ये डाया है और बोले ना इसको मैग्नेट के बीच में रख दिया, मतलब यहाँ पे नॉर्थ और यहाँ पे साउथ बना के रख दिया, ठीक है, तो बोल रहे इस जगह पे ना जो लेवल ऑफ जो ये डायमैग्नेटिक लिक्विड होगा ना, दैट विल गो डाउन। इस लिम्ब में द लिम्ब कंटेनिंग मैग्नेट और द लिम्ब अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेट विल शो द डिप्रेशन इन लेवल ऑफ लिक्विड, लिक्विड विल फॉल डाउन, अंडरस्टूड। बट अगर मान लो ये ना किसके लिए होता, ये पैरा के लिए होता, मैं इसी डायग्राम में बता देता हूं, चलो ठीक है, यहां पे बता देता हूं। यहां पे क्या हो गया, ये लिम्ब में क्या हो गया, लिक्विड ऑफ डायमैग्नेटिक फॉल्स, लिक्विड ऑफ डायमैग्नेटिक फॉल्स, ठीक है। और यहां पे क्या होगा, अगर इस जगह में मैंने यू शेप का अगर लिया मैंने, ठीक है, ये कंपैरिजन के लिए पूछ लेते हैं तो तब उस टाइम पे रिक्वायरमेंट, अदरवाइज देयर इज नो नीड। मान लो यहां पे आपने वापस से मैग्नेट को सेट कर दिया नॉर्थ एंड साउथ टाइप, ठीक है, या मैग्नेट को आप इसके ऊपर भी ऐसे भी रख सकते हो नॉर्थ एंड साउथ, तो भी चल जाएगा, है ना। यू कैन कीप द मैग्नेट लाइक दिस ऑल्सो, यहाँ पे ऐसे मैग्नेट को रख दो नॉर्थ एंड साउथ, तो भी चल जाएगा। अब इतने सारे मैग्नेट की जरूरत नहीं है, मैग्नेट फील्ड के अंडर में आ गए। मान लो ये लेवल था उसका, ठीक है, तो ये क्या होगा, इट विल कम अप, राइज अप, और ये साइड में फॉल होगा। तो यहां पे क्या होगा, पैरामैग्नेटिक लिक्विड राइजेस, पैरामैग्नेटिक लिक्विड राइजेस इन द लिम्ब, है ना। कौन सारे लिम्ब में, जहां पे ना मैग्नेट हमने लगाया हुआ है। फेरोमैग्नेटिक में भी राइज होगा, बट क्या होगा, दैट राइज विल बी लिटिल हायर इन कंपेयर टू पैरा। इज दैट क्लियर? तो ये पॉइंट्स आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो नेक्स्ट पॉइंट इन द सेंस कि अगर आपने इन सारी चीजों को कंसिडर किया है तो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट टेम्परेचर का भी देखना होगा। तो ये डाया के लिए ना, ये डाया का है, ये किसका प्रॉपर्टी हमने लिया है, ये पैरा के लिए लिया है, ये किसके लिए ले रहे हैं, ये सारी चीजें हम फेरो के लिए ले रहे हैं, ठीक है। तो अब डाया के लिए क्या बोलते हैं, डाया में इट्स टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। पर जो पैरा होता है ना, पैरा, इसमें क्या होता है, इसकी ससेप्टिबिलिटी जो होती है ना, या मैग्नेटिज्म जो भी रहेगा, इसमें क्या होता है, ससेप्टिबिलिटी
जो होता है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ठीक है। और ये क्या बोल रहे हैं, अच्छा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ना, ये जो कंडीशन ये कौन देता है, इट इज गिवन बाय, दिस इज कॉल्ड द क्यूरी लॉ, ये है क्यूरी लॉ। मतलब इसके हिसाब से अगर आप देखो, समझ वाली बात है ना, ये पॉइंट कहां से मिलता है हमको, वो चीजों पे थोड़ा फोकस करते हैं। ये क्या बोल रहे हैं कि जो मैग्नेटाइजेशन होता है ना, मैग्नेटाइजेशन इज व्हाट, ये प्रोपोर्शनल होता है किसको, H/T को प्रोपोर्शनल इस तरीके से। तो जब आप इसको कांस्टेंट लेते हो तो क्या होगा, यहां पे क्यूरी कांस्टेंट आता है H/T। तो अगर आप इसको और अरेंज करोगे तो क्या होगा, mz/c हो जाएगा, ये mz/h हो जाएगा, तो C/T। तो mz/h की वैल्यू क्या होती है ना, mz का फॉर्मूला क्या होता है, mz मैग्नेटाइजेशन किसके ऊपर डिपेंड करता है, ससेप्टिबिलिटी और मैग्नेटिक इंटेंसिटी पे। तो क्या होगा, mz/h की वैल्यू क्या होगी, ससेप्टिबिलिटी हो जाएगी। तो ससेप्टिबिलिटी इज इक्वल टू C/T। तो ये ससेप्टिबिलिटी क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। मान लो अगर आपको ग्राफ बनाना है तो यू कैन मेक ग्राफ, तो ये ससेप्टिबिलिटी और ये टेम्परेचर का ग्राफ ऐसा बनेगा, ठीक है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस ना अपने मैग्नेटिज्म को लूज करेगा अगर टेम्परेचर को हम इंक्रीज करेंगे तो, ठीक है। ये पॉइंट आपने नहीं लिखा होगा तो प्लीज रिवर्स करके लिख लेना। अब हम आ जाते हैं अगले पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। फेरो में क्या होता है, फेरो में ना अप टू सर्टेन टेम्परेचर, दैट इज क्यूरी टेम्परेचर, वो टेम्परेचर होता है क्यूरी टेम्परेचर। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस डजंट शो मच चेंज, ठीक है। फिर क्या हो गया, वंस इट विल रीच टू क्यूरी टेम्परेचर, क्यूरी टेम्परेचर के बाद क्या होता है ना, एट क्यूरी टेम्परेचर it loses its magnetism and turns to paramagnet, ठीक है। क्यूरी टेम्परेचर तक हीट करने के बाद ये मटेरियल किसमें कन्वर्ट हो जाता है, पैरामैग्नेटिक में कन्वर्ट हो जाता है। समझ में आ रहा है, तो एक सर्टेन टेम्परेचर तो आप हीट करोगे उसके बाद वो पैरामैग्नेटिक में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाता है। तो दिस पॉइंट शुड बी वेरी क्लियर टू अस। सो द वे वी टू ससेप्टिबिलिटी एंड टेम्परेचर का रिलेशन यहां पे भी है फेरो के लिए, ये फेरो के लिए मैं बता रहा हूं, दिस इज फॉर द फेरो। फेरो के लिए क्या होगा, ससेप्टिबिलिटी इज इक्वल टू व्हाट, ये क्यूरी कांस्टेंट जो था ये T माइनस क्या होगा TC। जनरली T ग्रेटर देन TC अगर हम ले रहे हैं तो क्राइटेरिया आपका मिलेगा, मतलब कि अगर एक बार ना टेम्परेचर अप्लाइड इज इक्वल टू क्यूरी टेम्परेचर, देन उसके बाद क्या होगा, वो पैरा से किसमें बदल जाएगा, फेरो से किसमें बदल जाएगा, पैरा में, ठीक है। इफ टेम्परेचर इज ग्रेटर देन क्यूरी टेम्परेचर, फेरो विल टर्न, जो फेरो किस में टर्न हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक में टर्न हो जाएगा। इज दैट क्लियर। अच्छा अब इसके बाद ना इन्होंने जो मटेरियल लिया है, एक हम ले लेते हैं आयरन ले लेते हैं, कोबाल्ट ले लो आप, फिर निकल ले लिया हमने। तो हमको ये पता लगा इनका क्यूरी टेम्परेचर कितना है, आयरन का क्यूरी टेम्परेचर है 1043, ये अप्रोक्स वैल्यूज है, ठीक है, 43 डिग्री सेल्सियस। कोबाल्ट का कितना है, ये 1393 डिग्री सेल्सियस। निकेल का कितना है, 630 डिग्री सेल्सियस। समझ आ रहा है। तो इस टेम्परेचर के बाद क्या होता है, इनका फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होगा, लूज करेंगे अपना और पैरामैग्नेटिक में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब हमें ना कुछ नाम लेने हैं, तो ये समझ लो कि जब हम ना डायामैग्नेटिक लेंगे ना, डायामैग्नेटिक, ठीक है, फिर पैरामैग्नेटिक, फिर फेरोमैग्नेटिक। हाँ तो कुछ टर्म्स है ऐसे, मैं जस्ट ऐसे जनरली ले रहा हूं। सो डायामैग्नेटिक में होगा जो ज्वेलरी वाले होते हैं ना, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, कॉपर हो गया, बिस्मुथ हो गया, ठीक है। ऐसे मटेरियल जो ना जो ज्वेलरी वगैरह टाइप में चीजें आपको दिखेंगी ना, मोस्टली जो ना ऑर्नामेंट्स वगैरह टाइप में जो यूज होते हैं, मोस्टली वैसे मटेरियल्स ना डायामैग्नेटिक में आ जाएंगे। कुछ और भी मटेरियल्स है जो डायामैग्नेटिक में आएंगे, वो हम डिस्कस करेंगे। ये जस्ट जनरल टर्म में दे रहा हूं कि कभी आपको समझ में नहीं आया ना कि कैसे इनके नाम याद रखने हैं, 4-5 एग्जांपल लेने हैं, तो आप ऐसे जितने भी ना ज्वेलरी वाले आपको दिख रहे हैं वो ले सकते हो। लाइक मर्क्यूरी ले सकते हो आप, ठीक है, मर्क्यूरी भी ले सकते हो। तो अब इसमें क्या हो गया, पैरामैग्नेटिक का मैंने, पैरामैग्नेटिक में जितने भी ई वाले टर्म दिख रहे हैं आपको, है ना,
सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम। तो अगर आप ध्यान देखोगे ना पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड कॉलम अल्कलीन, अल्कलाइन, अर्थ मेटल वाला बेसिकली, सो विल कम अंडर दिस पैरामैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक में क्या होगा, अल्निको एंड फेनिको करके याद रख लो, फेनिको। तो फेनिको में मतलब आयरन, निकल, कोबाल्ट। अल्निको ये क्या है, अलॉय का नाम है, ठीक है। गैडोलिनियम वगैरह भी है, जो गैडोलिनियम ये तो नाम से आपको लग रहा है ईएम वाले टर्म है, पैरा में आएगा, बट इट्स एक्सेप्शनल कंडीशन, वो आएगा फेरोमैग्नेटिक में। एक्सेप्शनल रूल के वजह से नहीं है, जो मैंने बताया उसके लिए एक्सेप्शनल हो जाएगा ये। तो मैं और भी मटेरियल्स के नाम आपको बता देता हूं, जिससे आपको पता चले पैरा में क्या क्या आएगा, फेरो में क्या क्या आएगा और डाया में क्या क्या आएगा। तो कुछ डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस के नेम है, जस्ट आई रीड एंड यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। डायामैग्नेटिक, जैसा मैंने बताया ना, ज्वेलरी वाले जो मोस्टली चीजें यूज होती है ना इसमें, जो एक्सेप्शनल हो गए वो भी आप देख लेना, लाइक गोल्ड, डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस आई एम टेलिंग, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, जिंक, लेड, बिस्मुथ, मर्क्यूरी, डायमंड, मार्बल, ग्लास, सिलिकॉन, क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज है ना, ये एक्सेप्शनल कंडीशन में आप ले लो, ग्लास हो गया और क्वार्ट्ज हो गया, मार्बल हो गया, है ना, ये ज्वेलरी टाइप में आपको दिख नहीं रहे होंगे। वाटर, अल्कोहल, एयर, हीलियम, आर्गन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सॉल्ट्स लाइक सोडियम क्लोराइड एटसेट्रा आर डायामैग्नेटिक मटेरियल्स, ठीक है। एक यहां पे ना मोस्टली आप एक चीज नोटिस करोगे ना, जितनी भी ना ट्रांसपेरेंसी वाली चीजें है ना, ट्रांसपेरेंट, जो ट्रांसपेरेंट है ना वो चीजें डायामैग्नेटिक में आ रही है। एक तो हो गया ज्वेलरी वाला आप देख लो, और दूसरा जो ट्रांसपेरेंट, लाइक ग्लास ले लो आप, ग्लास ट्रांसपेरेंट, ठीक है, वाटर ट्रांसपेरेंट। अभी अल्कोहल तो वो कलर ऐड करते हैं तो वो कलर हो जाता है, अदरवाइज जो आप लैब वगैरह में आपने कभी अगर प्रोजेक्ट वगैरह में आपको मिलेगा तो यू विल रियलाइज कि ट्रांसपेरेंट, वाइन वगैरह होते हैं ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट तो ट्रांसलूसेंट देखा होगा आपने, एयर, फिर हीलियम, आर्गन, हाइड्रोजन। सो अभी क्या होता है, बाद में रिएक्ट करके अगर किसी के साथ में कलर बदल ले तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। सो दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ द डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। अब हम ना पैरा में आ जाते हैं। पैरा में मैंने बताया जितने ईएम वाले हैं ना, मोस्टली ईएम वाले आपको इसमें कवर हो जाएगा। लाइक पहले तो ईएम वाले कवर मैं कर लेता हूं, एल्यूमिनियम, क्रोमियम, ठीक है, प्लेटिनम, कैल्शियम, सोडियम, लिथियम, मैग्नीशियम, नायोबियम, ठीक है। ये सारे टर्म ना ईएम वाले टर्म वाले दिख रहे हैं आपको। जो इसके अलावा थोड़े से हैं, मैग्नीज, वो याद करना पड़ेगा आपको, एंटीमनी, और फिर अगर आप बढ़ोगे तो टंगस्टन, कॉपर क्लोराइड, सॉल्ट, सॉल्यूशंस ऑफ आयरन एंड निकेल, लिक्विड ऑक्सीजन। लिक्विड ऑक्सीजन जो होगा ना स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे, वो भी आएगा पैरामैग्नेटिक में। और फिर उसके बाद क्राउन ग्लास, these things will fall under paramagnetic materials। अभी क्वेश्चन ये है कि ना why I'm explaining these things, कभी कभी एग्जाम में आपको ये वैल्यूज पूछ, इनके कोई एक पर्टिकुलर मटेरियल का नाम दिया रहेगा, आपको आइडेंटिफाई करना these material belong to which category। अब हम आ जाते हैं लास्ट वन, दैट इज फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में जो फर्स्ट है आपका आयरन, स्टील, निकेल, कोबाल्ट। अलॉय में अगर आपको लेना है तो आयरन, निकेल, कोबाल्ट का जो है ना अल्निको जो मैंने बताया, ठीक है। और फिर गैडोलिनियम जो मैंने आपको बताया था, ये भी उसमें आ जाएगा। सो जो हमने अब तक डिस्कस कराया था उसमें है डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक। यू मस्ट हैव सीन जो डायामैग्नेटिक की प्रॉपर्टी है वो पैरा और फेरो के एग्जैक्टली ऑपोजिट है। जो आपके लिए पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैग्नेटाइजेशन और ससेप्टेबिलिटी होती है डायामैग्नेटिक के लिए नेगेटिव होता है, और पैरा के लिए पॉजिटिव होता है बट वेरी स्मॉल, फेरो के लिए पॉजिटिव होता है वेरी लार्ज, ठीक है। ये मेन कैरेक्टर्स है या मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसकी वजह से डायामैग्नेटिक रिपल्सिव प्रॉपर्टी दिखाता है, पैरामैग्नेटिक अट्रैक्टिव बट वेरी वीक, एंड फेरोमैग्नेटिक स्ट्रांगली अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी दिखाता है। उसके अलावा यही सारे रीजन है जिसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो रहा है, बी का वैल्यू डायामैग्नेटिक के लिए क्या होगा, लेस देन एच होगा, पैरा के लिए क्या होगा, मोर देन एच होगा, और डाया के लिए वेरी वेरी ग्रेटर देन एच होगा। इज दैट क्लियर? तो ये सारी ना छोटी छोटी बातें हैं जो हमें समझनी है। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको कंपैरिजन के लिए कभी क्वेश्चन में पूछ लेता है, बट इसके अलावा भी काफी जगहों पे हमें इसको यूज करना होता है टू अंडरस्टैंड। और जो मैंने नाम बताया आपको, अलग अलग जो एलिमेंट्स बताया या जो अलग अलग ये मैग्नेटिक सब्सटेंस में जो मैंने मटेरियल्स के नाम बताया वो आपको याद करना बहुत जरूरी है, बिकॉज कभी कभी होता है एक पर्टिकुलर मटेरियल दे दिया, आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि ये मटेरियल किस मैग्नेटिक मटेरियल को बिलोंग करता है।
I hope whatever I explained, you people understood. Thank you very much.